नमस्ते दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की। तो एनवायरमेंट पे जो अलग अलग नेगेटिव इम्पैक्ट्स वाले कुछ प्रोसेस है या कुछ प्रोजेक्ट है या कुछ एक्टिविटीज है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस रहती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये मिनिस्ट्री मेन देखती है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ पे एनवायरनमेंट पे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा या वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा, नॉइज पोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा, या फिर यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो सकता है, थर्मल पोल्यूशन हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम भी ज्यादा अगर होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो प्रोजेक्ट्स के बारे में ये मिनिस्ट्री सोचता है। और इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अलग अलग कमिटीज यहाँ पे फॉर्म होके एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे हो सकता है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में एग्जैक्टली क्या है, तो इसमें कुछ शेड्यूल दिया है और कुछ अपेंडिक्स दिए हैं, जो नोटिफिकेशन दिया है, जो 2006 का नोटिफिकेशन मेन है। और वो 2006 के नोटिफिकेशन से रेफरेंस है। वहां पे कुछ उन्होंने कैटेगरी किया है, जो कैटेगरीज में उन्होंने कहा है कि ये कैटेगरी के अगर प्रोजेक्ट रहेंगे और ये अगर इसका क्वांटिटी रहेगा या कैपेसिटी रहेगा, तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो जहां और जिस प्रोजेक्ट की वजह से अगर ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तो उसको ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा और सीवियरिटी से उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका इम्पैक्ट कम होता है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसका इम्पैक्ट टेम्पररी होता है। तो अलग अलग क्लासेस के प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पे कैटेगरी प्रोजेक्ट ए है या प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी में भी B1 या B2 है। तो ये कुछ अलग अलग गाइडलाइंस है। तो अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको आपको करना है, रन करना है, तो उसके लिए शायद आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस करना पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस या एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देगा कि ये आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये प्रोजेक्ट का जो भी मॉडिफिकेशन करना है, या फिर आपको कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, या 100% जीरो से ही स्टार्ट करना है, ये आप प्रोसीजर कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर क्या है एनवायरमेंटल क्लियरेंस में, तो अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो आपका अगर न्यू प्रोजेक्ट है, यानी कि नया प्रोजेक्ट है, तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस करना पड़ेगा। या फिर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आपको एक्सपांशन करना है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है, कुछ अलग अलग न्यू टेक्निक्स उसमें ऐड करनी है, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, तो ये जो भी कुछ बात होगी, तो ये आपको पहले उसका परमिशन लेना पड़ेगा। तो शेड्यूल में ये ऑलरेडी दिया है कि आपका प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, और वो प्रोजेक्ट में आप अगर एक्सपांशन करना चाहते हैं, जैसे अगर एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट का आपको कैपेसिटी बढ़ाना है, तो वो एयरपोर्ट पे कैपेसिटी अगर आप बढ़ाना है, तो वहां पे कुछ चेंजेस हो गए, एक्सपांशन होगा, तो आपको ये परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ वहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करना है, कुछ रोबोटिक्स का यूटिलाइजेशन करना है, कुछ पीसी बेस या कंप्यूटर बेस कुछ सिस्टम्स अडॉप्ट करनी है, और उसी वजह से यहाँ पे कुछ मॉडर्नाइजेशन अगर होता है, तो भी आपको ये परमिशंस लेना पड़ेगी। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में रहो, चाहे वो ओपन स्पेस में रहो या गवर्नमेंट के अंडर रहो, तो अगर ये आप कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस करना जरूरी है, अगर ये प्रोजेक्ट आपके वो शेड्यूल्स में या अपेंडिक्स में आता है। तो उसमें आपका जो मेन एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, अगर ये आपका ये प्रोजेक्ट जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस के अंडर इलिजिबल है, तो आपको सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट न्यू दिल्ली या फिर स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जो है, उसको आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद में उनका एक्शन रहेगा। तो जैसे ही ये आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है, तो वहां पे आप EI
के हिसाब से जो रिपोर्टिंग रहता है, या फिर जो ईएमपी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जिसके बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया है, तो ये प्रिपरेशन जो नेशनल लेवल पे है उस हिसाब से अभी ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। और उसके बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, या फिर उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, ये आपको टाइम टू टाइम का आपसे कम्युनिकेट करेगा, और आपके जो एप्लीकेशंस में अगर कुछ डिटेलिंग बाकी है या फिर उसमें कुछ इश्यूज है तो वो क्लैरिफिकेशन मांगता रहेगा। इसमें जो कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि माइनिंग का प्रोजेक्ट है, या फिर पिटहेड थर्मल पावर स्टेशन है, या फिर हाइड्रो पावर है, या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर पोर्ट्स या हार्बर्स जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक्सप्लोरेशन है या मेजर मिनरल्स का इन्वॉल्वमेंट है, और ये मोर देन 500 हेक्टर्स है। तो ये मेजर क्राइटेरियाज है जहां पे आपको कंपल्सरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगने वाला है। तो ये आपको प्रोजेक्ट सबको चेक करना है जहां पे आपको लगेगा। तो इसके अलावा भी डिटेल में आपको शेड्यूल्स में और अपेंडिसाइज में आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोजेक्ट्स, ये जनरलाइज मेजर प्रोजेक्ट्स हमने बताए। तो इसका आपको क्लैरिफिकेशन और एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि आपका साइट क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके पास फैसिलिटीज क्या है, एनवायरनमेंट पे इस पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं, अगर वहां पे कुछ लैंड्स है या रिवर्स है या फॉरेस्ट है उस पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, या जो भी हैबिटेट्स है उस पे कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, ये सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये जब एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज आपको 30 डेज में इसका जो आपने प्रपोजल सबमिट किया है उसके बारे में फीडबैक देगा। और अगर ये सैंक्शन होता है, अगर ये साइट क्लियर होती है, ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस अगर आपको मिलता है, तो ये 5 साल के लिए आपको ग्रांट मिलेगा, और फिर 5 साल के बाद में वापस से आपको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इसमें मेन एजेंसी काम करेगी जिसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। तो ये इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी क्या करती है, तो एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट हमने देखा था कि एनवायरमेंट में अलग अलग पैरामीटर्स है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, कुछ वाटर बॉडीज भी हो सकती है, कुछ फॉरेस्ट भी हो सकता है, या ऐसी बहुत सारी एजेंसी। तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट ये प्रोसेस का या फिर आपके साइट का होने वाला है या नहीं। जो भी एक्टिविटीज आप रन करने वाला है ये साइट पे, और जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या फिर जो एक्टिविटीज करने वाले हैं, उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये स्टडी करेगा और वो आपको रिपोर्ट में डिटेल में देगा कि ये जो प्रोसेस आप करने वाले हैं, ये आपने जो साइट सेलेक्ट की है, साइट का लोकेशन ही गलत है, या फिर आपका लेआउट गलत है, या फिर जो एक्टिविटीज रन करने वाले हैं या जो प्रोसेस रन करने वाले हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब डिटेलिंग वो करेंगे। अगर उसके बेसिस पे आपका कुछ सॉल्यूशन होगा तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो ये जो आपका एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो सकता है। तो ये ओवरऑल रिजेक्शन या एक्सेप्शन या फिर उसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट, उसके लिए कुछ एडवाइजेस, सजेशंस, ये मेन काम है एनवायरमेंट असेसमेंट एजेंसी का। तो ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है, जो इम्पैक्ट स्टडी करता है एनवायरमेंट पे क्या क्या होते हैं, तो यही आपको कम्युनिकेट करेगा। इसके अलावा जो भी इम्पैक्ट असेसमेंट की डिटेल स्टडी हो जाएगी तो उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट आएगा, तो ये समरी रिपोर्ट वो आपको देंगे, और उसके बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन भी देंगे, और उसके लिए कुछ टाइम पीरियड भी देंगे। और इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये पब्लिक को भी ये अवेलेबल करके दे सकते हैं। अगर पब्लिक को कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, तो पब्लिक भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकती है, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं पब्लिक हियरिंग। तो पब्लिक हियरिंग में भी ये आप क्लियर कर सकते हैं।
तो अभी हमने जो बात की थी, तो पब्लिक को यहाँ पे चांस है कि पब्लिक हियरिंग जब होती है तो ये नॉर्मली इसको कंपलसरी, जो न्यूज़पेपर है तो ये कंपलसरी कम से कम 2 न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करना पड़ता है कि हमने ये साइट चॉइस की है, ये कंपनी है और यहाँ पे हम ये प्रोसेस करने वाले, ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे-ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा थ्रू न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल और फिर उसके बाद में अगर पब्लिक को कुछ ऑब्जेक्शन है, तो ये पब्लिक हियरिंग प्रोसेस में ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो ये जो आपकी एजेंसी है, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, ये यहाँ पे पब्लिक की भी बात सुन सकती है। तो जो भी असेसमेंट है, वो असेसमेंट आपको 90 डेज में क्लियर करके वो एप्लीकेंट जो है उसको बताना है। तो जो भी डिसीजन आएगा, इवन जो पब्लिक हियरिंग होगा, तो पब्लिक हियरिंग के बाद में आपको जो भी डिसीजन रहेगा वो 30 डेज के अंदर वो डिसीजन देना है। अगर ये डिसीजन यस आता है, ग्रीन सिग्नल आता है या फिर क्लियरेंस आ जाता है, तो वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर ये 5 साल के अंदर, यानी कि ये जो क्लियरेंस है या ग्रांट ऑफ लाइसेंस कहेंगे हम या एनवायरमेंटल क्लियरेंस करेंगे, वो क्लियरेंस होने के पहले किसी को भी यहाँ पर ये साइट पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर कोई एक्टिविटीज करने के लिए अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो चुकी है जो इलीगल एक्टिविटीज कही जाएंगी। अगर आपके पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, तो वो साइट पे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस आने के बाद ही आपको ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी असेसमेंट होता है, जो भी स्टडी होता है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी आपको क्लियर करता है। तो जैसे ये पॉइंट्स बताते जाएगी, आपको रिकमेंडेशन देती जाएगी, कुछ टाइम देते जाएगी, उसके बाद में भी आपको हाफ ईयरली रिपोर्ट भी ये देंगे कि एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट ये था, आपने ये एक्टिविटीज वहाँ पे प्लान की थी, अभी आपने ये प्लान करने की जो बात एग्जीक्यूशन जो हुआ है, वो एक्टिविटीज आपने किए और जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं या नहीं। तो जो भी रहेगा वो हाफ ईयरली रिपोर्ट आपको इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी सबमिट करेगा। और ये सबमिट करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि अगर वहां पे कोई कंप्लेन आती है या फिर किसी ने ऑब्जेक्शन दिया, तो जो आपने प्लानिंग बताई थी कि आप क्या क्या करने वाले, उसके अलावा अगर आप कुछ प्रोसेस करते हैं या कुछ मटेरियल्स हैंडल करते हैं और जिसकी वजह से अगर एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होता है, तो आपके साइट पे एजेंसी का कोई भी मेंबर कभी भी विजिट कर सकता है और वो चेक भी कर सकता है। तो जो मैंने बात की थी कि जो प्रोजेक्ट्स के लिए ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, उसमें मेन कैटेगरीज हैं ए और बी। तो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी जो है, तो उसमें ये क्लियर है कि जहां पे एनवायरमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो है कैटेगरी ए और उनको कंपलसरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से मिलेगा। तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स आपका बड़ा है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी ए में लाया जाएगा। उसमें अगर आप देखेंगे स्पेशली, तो जैसे पोर्ट्स है, हाईवेज है, वाटर या सैनिटेशन के कुछ प्लांट्स है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ साइट्स है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं, ये नॉर्मली कैटेगरी ए में ही आते हैं। उसके अलावा अगर आप नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, जैसे अभी नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हो चुका है और अभी भी बाकी है, तो अगर जो नेशनल हाईवेज है ये भी कैटेगरी ए में आते हैं। जनरली अगर आप यहाँ पे नेशनल हाईवेज के बारे में देखेंगे, तो अगर इसका एक्सपांशन कहीं जगह 30 किलोमीटर या प्लस में आता है और उसका जो राइट ऑफ वे रहता है वो अगर 20 मीटर से ग्रेटर है, तो वहां पर ये प्रोजेक्ट कंपलसरी कैटेगरी ए में आ जाएगा। तो ये कैटेगरी ए के कुछ अलग अलग एग्जांपल्स है जो जनरलाइज एग्जांपल्स है और जहां पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रायोरिटी बेसिस पे लेना कंपलसरी या मैंडेटरी है। उसके अलावा जो कैटेगरी बी, तो यहाँ पे उसका
अगर एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट होता है या फिर जो साइज ऑफ प्रोजेक्ट है ये अगर कम है तो ये आपको साइज या कैपेसिटी अगर कम है तो ये भी कैटेगरी बी में आएगा। और उसका जो इम्पैक्ट है वो मेन आपको देखना है। तो ये स्मॉलर इम्पैक्ट अगर रहेगा कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट की कंपैरिजन में तो वो प्रोजेक्ट्स आपके कैटेगरी बी में आएंगे। तो जनरली ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस रहता है तो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए स्टेट लेवल पे ही ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी रहती है, वही आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस फाइनलाइज करके दे सकती है। तो ये हर एक स्टेट को ये अथॉरिटी दी है और वो अथॉरिटी के अंदर ये बोर्ड्स भी बना सकते हैं, उसके कुछ डिपार्टमेंट बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं और उसके थ्रू ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस फाइनलाइज होगी। तो इसमें कुछ अलग अलग पैरामीटर्स भी है, जैसे एक पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस किया है जो है 5 मेट्रिक टन्स पर एनम। तो ये एक कैपेसिटी है प्रोजेक्ट की। अगर ये कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है तो इससे अगर लेस है तो वो कैटेगरी बी बनेगा, अगर इससे ज्यादा आपका कैपेसिटी है तो वो कैटेगरी ए बनेगा। यानी कि प्रोजेक्ट या उसकी एक्टिविटीज, उसका लेआउट ये नियर अबाउट सेम दिख रहा है लेकिन उसकी कैपेसिटी अलग है, तो कैपेसिटी के हिसाब से भी ये कैटेगरी ए और बी में डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे मिक्स प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो दो प्रोजेक्ट्स मिक्स भी हो सकते हैं या फिर एक प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग वैसे ही रहेगा, दूसरा प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसे भी कुछ बातें हो सकती है। तो जो भी रहेगा आपको कैटेगरी ए और बी पहले देखना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पशन है, जैसे कि रेलवे प्रोजेक्ट जो है, तो रेलवे प्रोजेक्ट कोई भी रहो, ये सभी रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे टोटली एग्जेम्प्टेड है। तो जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस रहती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंडर सेक्रेटरी को एप्लीकेशन देना हो या स्टेट लेवल पे अगर कैटेगरी बी है तो वो सभी बातें यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। तो जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो रहता है वो सब यहाँ पे उसको मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको सेफ्टी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है यहाँ से उसको एग्जम्पशन मिलेगा। कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेबीआईसी जैसे कुछ एजेंसीज है जो फंडिंग एजेंसी है उनको भी एग्जाम किया है। जेबीआईसी यानी कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो ऐसे कुछ एक्सटर्नल एजेंसी है जो आपको फंड प्रोवाइड कर रही है और आपके प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड मिले इसके लिए आपको हेल्प कर रही है। तो ये कुछ एजेंसी है एग्जाम्शन में और उनको भी आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट रिपोर्ट या फिर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है, फिजिबिलिटी स्टडी रहता है, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी कि क्या कि जो भी प्रोजेक्ट आपने बताया है कि जिसको हमको फंडिंग चाहिए तो वो फिजिबल है या नहीं, यानी कि वो वर्कआउट हो सकता है या नहीं, तो उसका डिटेल रिपोर्ट भी आपको वो एजेंसीज को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। तो ये जनरलाइज फ्लो चार्ट में जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट का नोटिफिकेशन 2006 का है उस हिसाब से बताया है। जैसे कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा आपको सेक्रेटरी को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है और स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से ये सबमिशन होने के बाद आपको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलेगा और ये TOR भी मिलेगा, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें आपको खुद को स्टडी करना है और उसमें डिटेल में देखना है और डिटेल में बताना भी है कि ये प्रोजेक्ट कैसे फिजिबल है। उसके अलावा ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आपको जो EI के थ्रू मिलेंगे स्टडी करने के बाद, इसके लिए नॉर्मली जो 60 डेज लगेंगे। उसके अलावा जो कमीशन है तो ये कमीशन बेसलाइन स्टडीज होगी और जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो फाइनल रिपोर्ट है उसके पहले ये ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगा और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट में आपको फिर पता चलेगा कि कुछ रिकमेंडेशन, मॉडिफिकेशंस या कुछ कम्युनिकेशन आपके साथ हो सकते हैं
तो इसमें भी 120 to 150 डेज जा सकते हैं। उसके बाद में जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो वहां पे पब्लिक हियरिंग के लिए ये अपील करेंगे। जैसे हमने बात की थी कि आपको कम से कम 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है कि ये पर्टिकुलर साइट है, ये पर्टिकुलर कंपनी है, हम ये प्रोसेस करने वाले हैं, हम ये मटेरियल यूज करने वाले हैं, ये केमिकल्स यूज करने वाले हैं, ये इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या है या क्या नहीं है, कम है या ज्यादा है, जो भी है आपको ये डिटेल में देना पड़ेगा। और वहां पे पब्लिक को ये आपको अपील करना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे आप पब्लिक हियरिंग का जो पर्टिकुलर डेट और टाइमिंग है वहां पे आ सकते हैं और वहां पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं विथ वैलिड रीजन। तो अगर ये पब्लिक हियरिंग होता है, कहीं किसी का कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ये नोट डाउन करेगा ये कमिटी, और उसके बेसिस पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फाइनल होगा। और जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो एग्जीक्यूटिव समरी यहाँ पे डिटेल में दी जाएगी। तो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो पब्लिक हियरिंग की प्रोसीडिंग्स हैं, तो ये प्रोसेस के लिए भी आपको 45 डेज लगेंगे। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में अगर आपको रीअप्लाई करना है या स्पेसिफिक अप्लाई करना है, ये कब बात आती है, जब आपका जो प्रोजेक्ट का साइट है अगर ये सीआरजेड के अंडर आता है, यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो अगर आपका जो साइट है अगर वो कोस्टल एरिया में आता है तो आपको सीआरजेड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट में आपको पर्टिकुलर डिटेल्स देना पड़ेगी, और ये फॉर्म में आपको डिटेल्स देने के बाद में वो MOEF के लिए सबमिट भी करना पड़ेगा। ये लेआउट रहेगा, फिर कोस्टल एरिया कौन सा है, सीआरजेड कौन सा है, उसका लोकल अथॉरिटी क्या है, उसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या है, पब्लिक हियरिंग में कुछ इश्यूज हुए या नहीं हुए, या फिर जो एग्जीक्यूटिव समरीज है, ये सब बातें आपको क्लियर यहाँ पे देना पड़ेगी। और फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो है ये स्क्रूटिनी कमिटी बिठाएगी और वो स्क्रूटिनी करेंगे। तो इसको ये जो सीआरजेड का अगर स्पेसिफिक केस है तो इसके लिए 15 डेज आपको लगेंगे एडिशनल। अगर ये सीआरजेड की स्पेसिफिक केस है तो 30 डेज एडिशनल स्क्रूटिनी के लिए लगेंगे, या जनरलाइज बेस में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 30 डेज लगते हैं। उसके बाद में ये जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कमिटी है उनका मीटिंग होगा, उनका डिस्कशन होगा, और ये प्रेजेंट भी करेंगे, और प्रेजेंटेशंस में और जो समरी उन्होंने बनाई है या डिटेल रिपोर्ट जो बनाए हैं, अगर मेंबर का कुछ वैलिड सजेशन है तो उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन भी होगा, और ये ओवरऑल प्रोसेस के लिए भी 30 डेज लग सकते हैं। उसके अलावा जो फाइनल कंक्लूजन है कि प्रेजेंटेशन के बाद में या मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन के बाद में जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या समरी है या एग्जीक्यूटिव समरी है या कुछ इश्यूज थे, ये सभी फाइनल करने के लिए वहां पे 45 डेज लग सकते हैं। और उसके बाद में अगर ये आपका साइट, ये जो प्रोजेक्ट, उसके ओवरऑल जो लेआउट या उसके जो मटेरियल प्रोसेस, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस, इक्विपमेंट्स, या फिर उसके जो एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट्स उन्होंने जो स्टडी किए, ये अगर ओवरऑल कंट्रोल्ड में है तो ये आपको क्लियरेंस दे सकता है। तो यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस आपको मिलेगा उसके बाद में भी इसका मॉनिटरिंग कंटिन्यू चालू रहेगा। जैसे हमने पहले ही बताया कि इसका इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी 6 महीने के बाद भी आपका जो प्रोजेक्ट आपने बताया था, जो सबमिट किया था, आपका प्लानिंग सबमिट किया था, उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट चालू है या फिर उसमें कुछ आपने मॉडिफिकेशन किए हैं और उसके बाद में भी आपने रीसबमिशन किया है या नहीं, ये सभी मॉनिटरिंग कंटिन्यू करता जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, या फिर स्टेट लेवल जो कमिटी है वो भी ये कर सकती है। तो ये डिपेंड है, अगर आपने एनवायरनमेंट क्लियरेंस की ओवरऑल प्रोसेस देखी तो ये अगर डेज आप ऐड करेंगे तो इसको कम से कम 11 से 12 महीने लग सकते हैं। अगर आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस अगर आप देखेंगे और नोटिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो जनरली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये 4 कैटेगरीज जैसे हैं स्टेज 1 स्क्रीनिंग, स्टेज 2 स्कोपिंग, स्टेज 3 पब्लिक कंसल्टेशन और स्टेज 4 अप्रेजल। और ये
जो स्पेसिफिक प्रोविजंस भी दिए, जैसे पहली जो स्टेज है स्क्रीनिंग, तो ये स्क्रीनिंग कैटेगरी बी के लिए है, और कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट्स है जो कम साइज वाले, कम कैपेसिटी या फिर कम एनवायरमेंट इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट है, तो ये कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए स्क्रीनिंग लेवल है। तो ये जो स्क्रीनिंग है, तो ये स्क्रीनिंग करेंगे स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। तो ये ओवरऑल कमिटी रिव्यूज देगी, और इसके लिए भी स्पेसिफिक फॉर्म है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, और उसके बेसिस पे आपको ये सबमिशन करना है। उसका जो डिसीजन रहेगा SEAC का, वो डिसीजन आपको वो कन्वे करेंगे, और वहां पे अगर आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैटेगरी गलत है तो वो भी मॉडिफिकेशन होगा, और जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से वो वर्कआउट करके आपको डिसीजन दे सकते हैं। उसका सेकंड स्टेज है स्कोपिंग। तो स्कोपिंग स्टेज में आपको डिटेल और कॉम्प्रेसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यहाँ पे एड्रेस होंगे। तो यहाँ पे जो ऑल रेलेवेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स रहेंगे या फैक्टर्स रहेंगे, उसके इम्पैक्ट्स रहेंगे, तो इसका प्रिपरेशन होगा स्कोपिंग स्टेज में। तो यहाँ पे EI ओरिएंटेड डिटेल रिपोर्ट बनेगा, और उसमें कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके वो डिटरमाइन करके आपको कन्वे करेंगे। तो ये जो है इसके लिए एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी रहेगी। जैसे हमने पहले स्क्रीनिंग स्टेज देखी थी, वो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी देख रही है, अभी यहाँ पे एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। तो ये स्पेसिफिक कमिटी क्यों है? क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट कैटेगरी ए का है जिसमें साइज ज्यादा है, या फिर कैपेसिटी ज्यादा है, या फिर उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है, तो आपको कुछ एक्सपर्ट्स की भी जरूरत लगेगी। जैसे अगर आपका केमिकल का प्रोजेक्ट है, केमिकल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, तो ये केमिकल एग्जैक्टली क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है, ये हजार्डस कैटेगरी है या टॉक्सिक कैटेगरी या फ्लेमेबल कैटेगरी, एक्सप्लोजिव कैटेगरी, ये सब डिटेल आपको देखना पड़ेगी। उसके अलावा जो भी रिवर पे या वाटर बॉडीज पे इसका कुछ इम्पैक्ट होता है या नहीं, या फिर एयर पोल्यूशन होने वाला है, या फिर नॉइज पोल्यूशन होने वाला है, या फिर हेल्थ इफेक्ट कुछ हो सकते हैं, ये सब बातें आपको वो अलग अलग एक्सपर्ट से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी आएगी SEAC के अलावा। और जो SEAC है वो B1 प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेंगे, और जो B2 प्रोजेक्ट्स है इसमें भी कैटेगरी सब कैटेगरी जो है, तो उसके लिए स्कोपिंग की जरूरत नहीं रहेगी। तो पब्लिक कंसल्टेशन स्टेज, ये थर्ड स्टेज है इसमें। तो जैसे हमने पहले कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आपको कंपलसरी है कि पब्लिक हियरिंग करना पड़ेगा, और कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको पब्लिक का जो परमिशन है वो भी लेना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ नेशनल हाईवेज है या कुछ हाईवेज है जहां पे आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना है, और वो रोड कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है या लेआउट है वो कुछ फार्म्स थ्रू जाने वाला है या फिर कुछ विलेज थ्रू जाने वाला है, तो उसका परमिशन वो ओनर से आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पब्लिक कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। फिर उनके जो लैंड से उनको आपको कुछ अमाउंट जो है वो फाइनलाइज करके पेमेंट करना पड़ेगा, और उनके परमिशन के बाद ही आपको वो कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन या हाईवे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा है अप्रेजल स्टेज। तो ये फाइनल स्टेज रहेगी। तो आपने पब्लिक कंसल्टेशन कर लिया या पब्लिक हियरिंग कर लिया, आपने स्क्रीनिंग कर लिया, स्कोपिंग कर लिया, उसके अलावा आपने मॉडिफिकेशन या रिकमेंडेशन देने के बाद ये फाइनल रिपोर्ट आपका बन जाएगा। और ये रिपोर्ट्स में अगर आपके पॉजिटिव आउटपुट है तो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। तो अगर आपका कैटेगरी बी प्रोजेक्ट है तो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कमेटी है वही आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस दे सकती है। अगर आपका कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है तो ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी आपको दे सकती है। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ मिक्स प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, और उसके अलावा जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है और कुछ अगर आपको एग्जाम्पशंस लेना है, आपका प्रोजेक्ट ही वैसा है, तो उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक फॉर्म्स यहाँ पे दिए हैं जो नोटिफिकेशन 2006 का है। तो इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन करने के बाद आपको फाइनल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट मिलना चाहिए।
उसके अलावा जो पब्लिक हियरिंग या पब्लिक कंसल्टेशन थ्रू आपने बात की थी, उसके अलग अलग वीडियो टेप्स या सीडीज जो है, अगर वो रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग वीडियोस या सीडीज आपको मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो लेआउट आपका फाइनल हो चुका है और क्लियरेंस हो चुका है, तो वो लेआउट कॉपी भी आपको मिलेगी। और जो डिटेल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो इसमें ये जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, तो आपको भी ये सबमिट करना है और उसके बाद में उसका अप्रूवल, मॉडिफिकेशन, रिकमेंडेशन, सजेशंस के बाद में वो भी आपको ये सब बातें सबमिट करने वाले हैं। तो अगर आपका ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है तो 5 साल की वैलिडिटी के बेसिस पे आपको ये एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। और इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस भी है। तो जैसे यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो ये 10 साल के लिए भी वैलिड हो सकता है। और कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स है जो 30 साल के लिए भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमने जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2006 के नोटिफिकेशन के हिसाब से की है। उसके बाद में भी कुछ नोटिफिकेशंस में मॉडिफिकेशंस हुए, जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस थे। लेकिन यहाँ पे कुछ 2015 में भी मॉडिफिकेशन हुआ है, 19 में भी मॉडिफिकेशन हो चुका है। लेकिन मेजोरिटी जो पार्ट है वो मेन फिक्स है, यानी कि जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हम जो कहते हैं वो नियर अबाउट सेम है। थैंक यू।